देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ बीम, कोई बीम है उसका शेयर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है, शोन इन द फिगर। द टोटल ऑफ द वर्टिकली डाउनवर्ड लोड, बीम पर जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ लोड लग रहे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है, शेयर फोर्स डायग्राम से हमें क्या कैलकुलेट करना है, लोड हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करोगे, इसमें उल्टा चलेंगे। उल्टा का मतलब हम क्या करते हैं, लोडिंग दी हुई होती है, लोडिंग से शेयर फोर्स डायग्राम बनाना होता है। यहाँ पे क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है हमको, लोडिंग निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। देखो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। अब देखो इसमें हम किस तरह से करेंगे इसको। इन्होंने डिस्टेंस नहीं दिया ना। देखो सबसे पहले एक सिंपल सी बीम बना दो, सीधी। ठीक, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक, और इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर लिया यहाँ पर। ठीक, अब देखो हमारी साइन कन्वेंशन क्या कहती है, हमारी साइन कन्वेंशन ये कहती है शेयर फोर्स इस तरह से पॉजिटिव मानी जाती है। क्यों भैया जी, यही रहता है ना। अब देखो ये 800 न्यूटन नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब कितना हो गया भाई, ये अगर नेगेटिव में है तो मतलब इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर जो हमारी शेयर फोर्स लग रही है, कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो शेयर फोर्स कह दो या लोड कह दो, 800 न्यूटन का लोड ऐसे लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यही लोड है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 800 माइनस था, 800 प्लस में चेंज हो गया। तो इसका मतलब कितने का परिवर्तन आया होगा, 800 माइनस माइनस 800, मतलब 1600 की रिएक्शन नीचे से लगी है। अगर 1600 की रिएक्शन नीचे से लगी होगी तभी तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। अब इसके बाद ये थोड़ा सा आगे चले, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट चल रहा है, मतलब बीच में कोई लोड नहीं है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये नेगेटिव में कितना चला गया, 1200। ठीक है, अब देखो बेटा इसका मतलब क्या है, देखो ये 800 था, ठीक, 1200 ये मतलब 2000 की ऊपर से रिएक्शन लगनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वो 1200 नीचे आएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट चल रहा है 1200, फिर यहाँ पर देखो फिर से इसमें परिवर्तन आया, कितना 1200, ये 1000, ये कितना हो गया, 1200 और 1000 3200, मतलब 3200 की रिएक्शन यहाँ पर लग रही है। ठीक, और अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है, ये 1000 चल रहा है, इसका मतलब 1000 की रिएक्शन यहाँ पर लगेगी। ठीक, तो टोटल वर्टिकल लोड जो कि है 800, 2000, 1000, 3000, 3800 हमारे लगना चाहिए इस पे। ठीक, टोटल वर्टिकली डाउनवर्ड लोड लग रहे हैं 3800। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 59 3 पॉइंट। ठीक, तो ये आ गया आपका 3800, उसी तरीके से इन्होंने किया हुआ है। कोई और तरीका, बस वही उसके नीचे ये लोड लगाते चले गए, साइन कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है।
साइन कन्वेंशन आपको पता है, तो उसी हिसाब से आप प्लस माइनस करके लगाते चले जाएंगे। फिर हम आते हैं इस पर। चेंज इन शेयरिंग फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द बीम इज इक्वल टू, शेयरिंग फोर्स है, तो यार ये तो चेंज इन शेयर फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑन द बीम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ, देखो क्या होगा इसका आंसर भाई, ये तो आप बताओ। क्यों भाई अजय, क्या होगा? ठीक है, लोडिंग डायग्राम, गुड। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें भी काफी पूछी जाती है। अगला आ जाओ। दो पर्सन हैं जिनका अच्छा ये उस पे बैठे होंगे लट्ठे पे। टू पर्सन वेइंग डब्ल्यू ईच आर सिटिंग ऑन प्लैंक ऑफ लेंथ एल फ्लोटिंग ऑन वाटर। कोई लकड़ी का लट्ठा है जो कि पानी में तैर रहा है। ठीक, ये पानी में तैर रहा है, इसकी लंबाई कितनी है? एल लंबाई है। एट एल बाई फोर फ्रॉम ईदर एंड, जो इनका वेट कितना है? डब्ल्यू इसका है, डब्ल्यू इसका है, और ये कितनी लंबाई पर बैठे हुए हैं? यहाँ से एल बाई फोर, और ये दूरी भी कितनी है? एल बाई फोर। नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द प्लैंक, जो प्लैंक है उसमें हम ये मानते हैं कि भाई कोई वेट नहीं है। तो बेंडिंग मोमेंट एट द मिड पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा? अब देखो पानी का क्या केस है, देखो इसमें सिर्फ एक चीज है, जैसे ये हमारी मान लीजिए, इसको हम मैं बीम मानो, डब्ल्यू लोड ये लग रहा है, डब्ल्यू लोड ये लग रहा है। ठीक, तो पानी इक्वल फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक, तो ऊपर की डायरेक्शन में यूडीएल लगेगा। ठीक, कितना लगेगा? टू डब्ल्यू बाई एल। ठीक, तो मिड पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो ये आपको पता है, ये डिस्टेंस कितनी है? एल बाई फोर। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? एल बाई फोर। ठीक, तो सबसे पहले यूडीएल के कारण निकालो। तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, टू डब्ल्यू बाई एल, एक्स स्क्वायर मतलब एल बाई टू का स्क्वायर बटे दो। ठीक, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई फोर। इसकी डायरेक्शन आपकी कैसी है? ऐसी है। तो बस इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, W इंटू एल बाई फोर। ठीक, तो चलो इसका एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या कर रखी है इन लोगों ने। ये देखो, ये कर रखा है, नीचे से टू डब्ल्यू बाई एल लगेगा, टू डब्ल्यू एल बाई एल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मतलब इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन बच्चा इस तरीके का दिमाग अगर चला सके एग्जाम में, है तो बहुत छोटा ही, है ना? थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा नीचे से रिएक्शन किस तरह से लगेगी, ऊपर से लोड लगे हुए हैं, और नीचे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो मोमेंट एट सेंटर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है जब आप इसको कैलकुलेट करते हो। ठीक है, चलो वेरी गुड। मोमेंट अगर जीरो ही आ जाए फिर तो बात ही क्या। मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, मुझे तो ये इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर लकड़ी के लट्ठे पे अगर आदमी बैठा है पानी में, है, और एल बाई फोर इधर, एल बाई फोर इधर, तो वेट उसका कितना ही हो, बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा बीच में। यही तो हुआ इसका मतलब, अगर लकड़ी का भार बहुत कम है तो। चलो, क्या कह रहा है? देखो फिर से शेयर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है इसने। शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम है आपकी, ये दिया हुआ है। ठीक है, वन सिंपल सपोर्ट इज एट एंड ए, यहाँ पर सिंपल सपोर्ट दी हुई है। द टोटल डाउनवर्ड लोड एक्टिंग ऑन द बीम, बीम पर कितना, वही वाला क्वेश्चन है, नीचे की तरफ कितना लोड काम कर रहा होगा। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, हमने क्वेश्चन कर लिया है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो ये आप खुद करना। क्या है? ये लो, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, एसएससी जेई में था। द रेशियो बी बाई ए, द कंडीशन दैट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो इसका मैंने आपको कहा था कि ये चीज आपको याद रख लेनी है। टू पैरेलल रेन है रनिंग ऑन द रेलवे स्लीपर, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज बी, विद द स्लीपर्स प्रोजेक्टिंग बाय एन अमाउंट ए एट ईच एंड बियॉन्ड। देखो रेल्स का क्या हिसाब होता है, जैसे ये स्लीपर होते हैं, ठीक है, एक ये स्लीपर हो गया, ये दूसरा स्लीपर हो गया, ये तीसरा स्लीपर हो गया, और एक रेल हमारी ऐसे चलती चली जाती है, दूसरी रेल हमारी
ऐसे चली चलती चली जाती है, इसके ऊपर हमारा पहिया ऐसे, और ट्रेन हमारी इस डायरेक्शन में। ठीक। तो ये क्या कह रहा है, ये इस पोर्शन को ले दे रहा है। ठीक। इस पोर्शन का अगर मैं सेक्शन दिखाऊं, ठीक, तो स्लीपर तो हमारी बन जाएगी बीम, ये स्लीपर बन गया, ये हो गया हमारा स्लीपर। ठीक। इसके ऊपर हमारी क्या होगी, रेल, ये ऐसी रेल आ गई, इस तरीके की रेल जो होती है। आ रहा है समझ में? टू पैरेलल रेल्स आर रनिंग ऑन रेलवे स्लीपर, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बी है। विद द स्लीपर प्रोजेक्टिंग बाय एन अमाउंट ए, जो स्लीपर है वो ए से आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ डायग्राम को। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, एक ये बनाया, एक रे लिए, दूसरी रे लिए, इनके बीच में डिस्टेंस हो गया बी, और यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया ए। ठीक। देखो, व्हेन द ट्रेन पासेस ओवर द रेल, जब ट्रेन रेल से होकर गुजरती है, द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड कैन बी टेकन एज यूडीएल ओवर द स्लीपर। जब ट्रेन इसके ऊपर होकर गुजरेगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि रिएक्शन क्या है, इस तरह से यूडीएल की तरह। लेकिन भाई नीचे पत्थर होते हैं तो इस तरह से ही, अरे तो सारा ही उड़ा दिया इन्होंने। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द रेशियो बी, बी बाई ए का रेशियो फॉर द कंडीशन दैट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब के भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका कम से कम आए। इसके तो हम सीधे आंसर पर चलेंगे। 3.55 का क्या दिया हुआ है देख रहे हैं। देखो, ये इसने इसका सीधे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही दे दिया। इसने एक तो बेंडिंग मोमेंट निकाला, जैसे ये अगर स्लीपर है, ये हो गया स्लीपर, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर क्योंकि ये डिस्टेंस ए है, तो डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। और यहाँ पर मिड पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो ये होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू, तो ए हो गया एल बाई टू रूट टू, 0.354 एल, बी बाई हो गया 1.0.354 बराबर 2 बी अपॉन ए बराबर 1.0.354 बराबर 2.823। अब इसने इन दोनों को बराबर क्यों किया, इन दोनों को बराबर निकाल के कैसे आया भाई, इन दोनों को बराबर निकालने का क्या पर्पस था। चलो ये बेंडिंग मोमेंट आपने इसके बराबर कर दिया, तो उससे क्या मिलेगा। छोड़ो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये बिना मतलब उलझाने वाला क्वेश्चन है। चलो आगे। ठीक, ये इन्होंने एक बीम दी हुई है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम ए बी सी डी। कोई बीम है ए बी सी डी, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो, द बीम ए बी सी डी इज एन ओवरहैंगिंग बीम, ये कोई ओवरहैंगिंग बीम है जिसपे सपोर्ट ए और डी पर दी गई है। यहाँ पर कोई सपोर्ट है और यहाँ पर कोई सपोर्ट है। चलो, द बीम कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन एट सी, सी पर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। यार, सी पर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, मुझे तो नहीं लगता सी पर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। क्यों? क्योंकि अगर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड होता तो शियर फोर्स की वैल्यू में परिवर्तन आता, है ना। क्योंकि देखो, जब भी कभी पॉइंट लोड लगता है तो शियर फोर्स डायग्राम चेंज होता है। ठीक, तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। वैसे इसका तो हमें कायदे से शेयर फोर्स डायग्राम बना के देखना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बिना शेयर फोर्स डायग्राम बनाए भी काम हो सकता है क्या। द बीम कैरीज ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एट बी, बी पर कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है, चलो ये बात ठीक है। द बीम इज एन ओवरहैंगिंग बीम हैविंग सपोर्टेड सी एट डी, बीम क्या है हमारी, ओवरहैंगिंग बीम है, हैविंग सपोर्ट, ये कह रही है कि भाई सपोर्ट सिर्फ सी और डी पर है। यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर सपोर्ट है, सिर्फ सी पर और डी पर। देखो, सी पर अगर सपोर्ट होता
तो यहाँ पर रिएक्शन आती है और हमारा बेंडिंग shear force डायग्राम थोड़ा परिवर्तित होता है, ऐसा नहीं है। द बीम कैरीज ए यूडीएल ऑफ 70 किलो न्यूटन ओवर द लेफ्ट हैंड सपोर्ट एसी। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक यूडीएल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंक्लाइंड है ये। इंक्लाइन केस में हमेशा यूडीएल लगा होता है। तो 50 ये है और 20 ये है, तो 50 और 20 70। ठीक, तो 135 इसका आंसर है। अगर मतलब ऐसे ही तुक्का मारा जाए बिना शेयर फोर्स डायग्राम बनाए हुए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, देखो देखो ये बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक, ये 50 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, ये 50 किलो न्यूटन आ गया, फिर 20 किलो न्यूटन मीटर का ये यूडीएल हुआ। ठीक, यहाँ से यहाँ पर ये यूडीएल खत्म हो गया। फिर ये कांस्टेंट चला क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है। फिर इसके बाद 30 किलो न्यूटन का आपने ऊपर की तरफ लगाया, ये 10 किलो न्यूटन, तो 3.54 का क्या आंसर आ गया? B। ठीक है, क्यों भैया जाए, आ रहा है समझ में? ठीक है, इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम खुद बनाना। कुछ दिक्कत हो मेरे से पूछना। द बेंडिंग मोमेंट एट ए फॉर द बीम। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निकाल के बताओ जरा इस क्वेश्चन को। बेंडिंग मोमेंट ए पर निकालो। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सीधा सा सबसे पहले जो इसकी हमें निकालना कहाँ पर है, पहले तो ये पता होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सॉरी बेंडिंग मोमेंट अगर आपको किसी पॉइंट पर निकालना है तो पहले तो वो पोजीशन जैसे ए पॉइंट पर हमको निकालना है। फिर दूसरा हम देख लेते हैं कि जो हमारी लोड है उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है। अब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, और जो लाइन ऑफ एक्शन है उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 75 है, ये 180 है। तो दोनों को घटाओगे कितना बैठेगा? 105 बैठेगा। बस बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, 105 गुणा 40। तो ये हो गया 0 4 5 20, 4200 किलो न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, चलो देखो। बीम जिस पर लोड लगाए हुए हैं, नील बेंडिंग मोमेंट, जीरो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आ सकता है? पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर पे तो पक्का आता है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स, बिल्कुल। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स नहीं, डी बी एम बाई डी एक्स क्या होता है आपका? शियर फोर्स के बराबर होता है। शियर फोर्स आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने देखा था, वो पॉइंट जहां पर जो बीम है हमारी कहाँ से कहाँ जाती है, जो बीम है उसकी शेप हमारी कॉन्वेक्स से कॉनकेव में जाती है। तो यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो, लेकिन हो भी सकता है, मतलब किस कंडीशन में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से
क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कैन भी दिया हुआ है तो इसलिए 3v इसका सही बैठ सकता है। बाकी एक बार देख लेते हैं क्या है इसका आंसर 3.52 का। अगर कर्वेचर चेंज हो रहा है, चलो एक बार देखते हैं 3.52 का क्या दिया हुआ है। 3.52 ए, point of contraflexure, point where bending moment signs change, point of inflection, point of curve on deflected shape changes being concave to convex और vice versa, मतलब कि जहाँ पे तो इन्होंने ए दिया है, ए का मतलब वन ओनली, मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होता। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेंगे। ठीक, चलो इस पर आते हैं। ये इन्होंने क्या किया है, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम, इस बीम का आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम शोन इन द फिगर। देखो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लोड कितना लगा हुआ है, रोप टाइड एट बी, जो ये रस्सी है, एट फिक्स पॉइंट ई, रोप टाइड एट बी, बी पर आपने बांध दिया, मतलब कि ये हमारी बीम है। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ सर आपने रस्सी खींची और यहाँ पर ये ई पे टर्न किया और टर्न एट फिक्स पॉइंट ई, ये पॉइंट कैसा है, फिक्स है। ठीक, एंड ऑन पुली एट डी, पुली डी पर फिर से आपने ऐसे, तो बेसिकली 2 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है, और ये क्या है, रस्सी। ठीक, तो मुझे तो जो इसका वो लगता है, मुझे तो ये लगता है कि इससे क्या होगा, ये जो रस्सी है, ये अगर फिक्स पॉइंट है तो बेसिकली हमारी जो बीम है वो तो सिर्फ इतनी है ना, मतलब जो अगर मैं ये जो इन्होंने रस्सी और ये तामझाम दिखा रखा है, इसकी जगह बस एक 2 किलो न्यूटन का लोड लगा दूं इस तरह से, मुझे लगता है और तो कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्यों भैया जय, कुछ आएगा और? रस्सी क्या काम है, रस्सी पे आपने तनाव लगा रखा है और रस्सी पे सिर्फ टेंशन फोर्स आती है, इसमें कोई बेंडिंग नहीं आती। ठीक, और रस्सी में शायद shear फोर्स भी नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे शायद shear फोर्स जनरेट हो, लेकिन भाई हम इतना वो कर सकते हैं सीधा, हम टेंशन दिखा दे सकते हैं 2 किलो न्यूटन की। अब दो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका तो सिर्फ ऐसा ही होगा, इस तरीके का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगा। तो कुछ है इसमें अलग, या इन्होंने कोई लोड वगैरह दिखा रखा है, सिंपल वाला नहीं है कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम शोन। अच्छा, इन्होंने कुछ यहाँ पे भी ज्वाइन कर रखा है क्या, प्राइवेट टर्न एट फिक्स पॉइंट, सी पॉइंट पर भी लोड है, करने में डायग्राम फॉर द बीम। अच्छा, इन्होंने सी पे कनेक्ट कर रखा है इन दोनों को, भाई देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है, क्या किस तरह से कह रहे हैं ये। वही है, देखो 3.51 था ना, है ना। देखो ये कह रहा है, वो भी यही कह रहा है कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, होना तो मेरे हिसाब से यही चाहिए, क्योंकि इन्होंने डेटा भी गलत दिया हुआ है। डेटा गिवन इज वेग एंड अंडर द कंडीशन ऑफ डेटा मेंशन नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, वही इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा जो मैंने बनाया था। चलो आगे, ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट ए फॉर द बीम, ये कोई बीम दी हुई है, बेंडिंग मोमेंट आपको कहाँ पर निकालना है, ए पर। द बेंडिंग मोमेंट एट ए फॉर द बीम शोन बिलो विद बी डी बीइंग अ रिजिड बार, ये आपकी बार कैसी है, रिजिड बार, बी डी। तो हमको कहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, यहाँ पर बेंडिंग निकालना है। ये तो निकालना हो जाएगी टेढ़ी की, कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर अगर हमको बेंडिंग नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कुछ रिएक्शन डेवलप होगी, जैसे अगर मैं सारी रिएक्शन दिखाऊं, एक रिएक्शन यहाँ पर आएगी, एक रिएक्शन यहाँ पर होगी, एक रिएक्शन यहाँ पर आएगी, एक रिएक्शन यहाँ, ठीक,
ये सब है। अगली बात क्या है? और और क्या तिकड़म बिठाई जा सकती है इसमें? बेंडिंग मोमेंट एट ए। ये पर बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो तीन ही है ना। और यहाँ पर रिएक्शन कितनी पैदा हो रही है? रिएक्शन बहुत सारी है। एक, चलो अच्छा इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही लगा के देखते हैं। ये अगर रिजिड है, बीडी अगर रिजिड है तो इससे क्या होगा? अगर बीडी रिजिड बार है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों भाई अजय, क्या होना चाहिए? चलो, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ वर्टिकल रिएक्शन एट सी, ये हो जाएगा वर्टिकल रिएक्शन एट ए। ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सी, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए। और ये हो जाएगा मोमेंट एट ए। ठीक, अब हमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? एक, दो, तीन, ये तो काफी सारी रिएक्शन होगी। देखना ही पड़ेगा इसका आंसर। या तो इसने डिफ्लेक्शन वगैरह लगा के कुछ करा होगा। 3.50 का बी है। इसने तो, यही क्वेश्चन है हमारा, बी। इसने इतना आसान कैसे कर दिया इसको? हम्म, भाई 3 किलो न्यूटन जो लोड है उसे वहीं लेके चलता हूँ। ठीक है भाई, अब ये क्या कह रहा है? बी पर जो लोड है 3 किलो न्यूटन, सारा का सारा लोड इसने बी पर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, फिर और मोमेंट भी इसने ट्रांसफर कर दिया, तो फिर इसका कोई रोल नहीं रह जाता है? भाई देखो इसने क्या किया, ये जो 3 किलो न्यूटन का लोड है वो इसने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। चलो ठीक है, मान लेते हैं। यहाँ पर इसने मोमेंट भी इसका ये आ गया, और ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। वो बात ठीक है, लेकिन फिर ये किस लिए है? ये भी तो दिया हुआ है इतना बड़ा हिसाब किताब। The P below the being BD is a rigid bar। अगर ये बार, चलो BD को मैं रिजिड भी मान लेता हूँ, BD अगर रिजिड है तो डिफ्लेक्शन तो इसमें आएगा ही। ये जो है ये आपकी इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, और ये जो हमारी है ये भी हमारी इस तरह से डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे इस तरह से लोड लगेगा। और ये इस तो मतलब बेंडिंग मोमेंट वगैरह, या इसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आना चाहिए है? ना भाई ना, कुछ तो गड़बड़ है। इसे छोड़ो भाई, मैं तो इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। इन्होंने भी कुछ ज्यादा अच्छा आंसर दिया नहीं, बस ये कह के छुट्टी कर दी कि बस ऐसे कर लो। 3 × 3 + 3 - ये एम ए इज इक्वल टू 12 न्यूटन मीटर। नेट पे देखें इसका आंसर। ESC 2016, द बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम।
Considering a 0.2 3 kilonewton both upward and downward direction at point T. Considering a point load of 3 kilonewton. चलो यहाँ तक तो ठीक है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये ऐसे ट्रांसफर कैसे हो गया यहाँ से? This will be transferred to point 3 also. Point B also, B कहना चाहिए। मुझे जहां तक लग रहा है ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये ठीक 3 किलो न्यूटन का लोड ये आ गया, प्लस साथ में एक मोमेंट आ गया 3 किलो न्यूटन मीटर का। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं कैसे शो कर सकता हूँ? ऐसे शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो 3 किलो न्यूटन ये और 3 किलो न्यूटन मीटर ये, ठीक। अब यहाँ पर ये जो 3 किलो न्यूटन मीटर का लोड लग रहा है, यहाँ से इसको एक रिएक्शन मिलनी चाहिए और यहाँ से यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा? ना भाई रहने दो इस क्वेश्चन को यार, ये कंफ्यूज कर रहा है। छोड़ो इसे। देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया हुआ है तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम देखो। इस डायग्राम को देख के क्या याद आता है? ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस बीम का है? देखो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो तुम्हें याद हो, ठीक है। देखो याद करो, फिक्स बीम हमने देखी थी। फिक्स बीम पे अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यही होता है, ठीक। इस तरीके का इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है, ठीक। ये मैंने आपको कहा था याद भी रखने के लिए। तो फिक्स बीम के केस में शेयर फोर्स डायग्राम कैसा आता है, बस वो आपको पता होना चाहिए। देखो फिक्स बीम में इस तरीके से यहाँ पर बीच में शेयर फोर्स लग रही है, तो शेयर फोर्स जो है हमारी, इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम आएगा वो बिल्कुल आपका सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह आता है। बीच में शेयर फोर्स में परिवर्तन होना चाहिए, तो यहाँ पे परिवर्तन है, यही आंसर हो गया। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है जी। चलो, बीम है जिसकी ओवरऑल लेंथ है एल, लंबाई एल, इक्वल ओवरहैंग है यूडीएल है उसके ऊपर, टू है न्यूमेरिकली इक्वल बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम एंड इट्स सपोर्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट शुड बी। जो ओवरहैंगिंग बीम दी हुई है उस पर क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है, ये हो गई हमारी। अब ये कह रहा है कि जो बीच में बेंडिंग मोमेंट है और जो सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट है वो बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर कर दो। जो हमारा डिस्टेंस आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट शुड बी, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है ये है इसका आंसर 0.707 एल। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। 3.48,
ठीक है बेटा, ये देखो बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन, ये हो जाएगा हमारा दिस इज सैगिंग, दिस इज हॉगिंग, फॉर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक, मिड स्पैन पर आप निकाल लोगे, ये हो गया, सपोर्ट पर आपने ये निकाल लिया, दोनों को आप बराबर कर दो, बराबर करके ठीक है। देखो निकालने में थोड़ा सा इसको मुश्किल रहती है, तो इस तरीके की क्वेश्चन आ गई तो इसको सॉल्व करना थोड़ा भारी पड़ जाता है। तो ये चीज अगर आपके याद ही रहेगी, ये है, मैं गलत बता रहा था, 0.707 गलत है, 586 ठीक। सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू कपल, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर आपने कपल लगा रखा है, ठीक। ये हो गई हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम और इस पर आपने कपल लगा दिया। एम शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, क्या बात कर रहे हो भाई, यहाँ पर तो रिएक्शन आएगी एम बाई एल इधर, एम बाई एल इधर, यहाँ से शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा एम बाई एल का, ठीक। शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, शेयर फोर्स डायग्राम है जीरो मैग्नीट्यूड का, ये बात हो गई गलत। यूनिफॉर्मली वेरिंग ट्रायंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यार यूनिफॉर्मली वेरिंग ट्रायंगुलर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यूनिफॉर्मली वेरिंग तो नहीं आएगा, इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए तो इस तरीके का बनता है, एम बाई एल है ये, तो एम बाई एल इंटू एक्स चलेगा, फिर इसकी वैल्यू जहां पर भी बेंडिंग मोमेंट, मान लीजिए इस पॉइंट तक एम बाई एल इंटू एक्स बढ़ता चला गया, यहाँ पर आपने मोमेंट लगाया और बढ़ गया, देखो डायरेक्शन सेम है, नहीं मैंने गलत बना दिया ये, देखो मैंने डायरेक्शन गलत दिखा दी, ये ऊपर होगा तो ये नीचे की तरफ होगा, ये जाएगा हमारा ऐसे एम बाई एल इंटू एक्स। अब ये इसकी डायरेक्शन है ऐसे, ये डायरेक्शन है आपकी इस डायरेक्शन में, तो ये आपका ऊपर जाएगा और इस तरीके का इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेकिन यहाँ पर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम दिखाते हैं ऐसे और इसको हम दिखाते हैं ऐसे, इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सडन चेंज ये भी हटेगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग का मतलब तो ये तो इस तरीके का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कह रहा है, ऐसा तो नहीं बनेगा। सडन चेंज इन साइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ऑफ, ये बात ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एट सपोर्ट, सपोर्ट पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगी, तो 3 और 4 इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट सी फॉर द बीम, जो बीम पॉइंट सी पर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ये अब आप आसानी से निकाल सकते हो, ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, इस पर बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा 2 किलो न्यूटन की वजह से, 1 किलो न्यूटन की वजह से, यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी उनसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको फिर रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, या तो बीम के एक तरफ से चलते हैं या इधर की तरफ से चलते हैं। हमें इतना पता है कि हम अगर इधर से चले, देखो बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम इन दोनों लोड को लेते हुए चलते हैं ताकि आसानी से हमारा सोल्यूशन आ जाए, तो निकाल लो। सी पर इसके कारण कितना आ रहा है, 2 गुना 1.6, डायरेक्शन क्या है ये, इसके कारण कितना आ रहा है, 1 इंटू 1.2, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1.2, ये भी इसको इसी तरीके से घुमाया, दोनों जुड़ जाएगा, तो 3.2 ये हो गया, 1.2 ये हो गया, 2 2 4 3 और 1 4, 4.4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब सारा माइनस में दिया हुआ ही है तो इसमें माइनस, चलो आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a load carrying member transmit load through basic mode of tension, compression, torsion and shear, और bending कहाँ गया, ऑल लोड कैरिंग मेंबर, जितने भी हमारे लोड को वहन करने वाले मेंबर होते हैं वो लोड को ट्रांसफर कैसे करते हैं, इसने 3 4 तरीके बताए, टेंशन के थ्रू, कंप्रेशन के थ्रू, टॉर्शन एंड शियर, लेकिन बेंडिंग के थ्रू भी तो लोड ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे ये हमारी बीम है, कैंटिलीवर बीम, इस पर आपने बेंडिंग मोमेंट लगा दिया, यहाँ तो कहीं शियर फोर्स जनरेट ही नहीं हो रही, ठीक। तो ये स्टेटमेंट प्रॉपरली मुझे ठीक नहीं लग रहा। बीम्स कैरी ट्रांसवर्स लोड, बीम जो है ट्रांसवर्स लोड को कैरी करती हैं, ये बात ठीक तो है, लेकिन भाई लेटरल वैसे लोड भी तो हो सकते हैं, जैसे बीम है, बीम को बनाया ट्रांसवर्स लोड के लिए ही जाता है ताकि वो शियर और बेंडिंग को वहन कर सके, लेकिन उसमें एक्सियल फोर्स भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, एक्सियल फोर्स हो सकती है, तो मुझे ये बात भी प्रॉपरली ठीक नहीं लग रही।
कंबाइंड लोडिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग। चलो आप ये कह सकते हो कि भाई कंबाइंड लोडिंग मतलब किसी पे बेंडिंग भी लग रही है, shear भी लगा हुआ है और डायरेक्शन भी चेंज है। नेचर ऑफ इंटरनल फोर्सेस डिसाइड्स द एस्पेक्ट ऑफ कंबाइंड लोडिंग। अच्छा, मतलब कि इंटरनल आंतरिक फोर्सेस कैसे जनरेट हो रही हैं वो कंबाइंड लोडिंग को डिसाइड करती हैं। पता नहीं यार, ये नहीं देखते हैं इसका आंसर क्या है। कह पाना कठिन है वो वाला आंसर था इसका। 3.45। ए, कंबाइंड लोडिंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग। पता नहीं क्या है कंबाइंड लोडिंग और कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग, ये नहीं पता भाई। 3.45 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ए दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी। पता नहीं, मुझे तो ए भी ठीक नहीं लग रहा है छोड़ो इसको। जो मैं गलत बता रहा हूँ वो ये सही कह रहा है, और जो ये सही कह रहा है वो मैं गलत बता रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन। Which of the following load should be applied on a simply supported beam so that shear force is constant throughout its spin? इनमें से कौन सा लोड सिंपली सपोर्टेड बीम पर लगाया जाए ताकि पूरे स्पैन पर शेयर फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट? यूडीएल। अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगा देते हैं तो कांस्टेंट तो होता नहीं। और यूडीएल के केस में किस तरीके का बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम होता है? ऐसा आता है, यूं, ये आता है। गलत। टू कंसंट्रेटेड लोड इक्वली स्पेस्ड इन स्पैन, नहीं भाई, इसका भी शेयर फोर्स डायग्राम गलत होता है। ऐसा नहीं होता। याद करो, देखो बेटा ये तो चीजें याद हो जानी चाहिए। जैसे आपने इस तरीके का है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा आता था? यूं यूं, ऐसे ऐसे आता था। ये भी गलत हो गया। अ सेंट्रली कंसंट्रेटेड लोड एंड यूडीएल ओवर टेरेस, हटाओ इसे। कपल एनीवेयर इन द स्पैन, ये ठीक। अगर आप कहीं पे भी कपल लगा देंगे तो शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है, ये हम देख चुके हैं। लो भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अ कंटीन्यूअस बीम। कंटीन्यूअस बीम है जो कि ए पर, सी पर, ई पर सपोर्टेड है, फॉर विच शेयर फोर्स डायग्राम इज शोन इन द फिगर बिलो, जिसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है। अब कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट पॉइंट बी, जो कंसंट्रेटेड लोड है वो किस पर एक्ट कर रहा है? पॉइंट बी पर कंसंट्रेटेड। बात ठीक है भाई, पॉइंट बी पर कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है तभी तो शेयर फोर्स डायग्राम चेंज हो रहा है। अब कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट पॉइंट डी, डी पर कंसंट्रेटेड लोड नहीं भाई। क्यों? क्योंकि अगर डी पे कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा होता तो इसका शेप इस तरीके की होती। ये बात हो गई गलत। बस दो गलत कर दो, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। तीसरा भी हमारा सही होना चाहिए। यूडीएल सीई पोर्शन पे, सी से लेके ई तक यूडीएल लगा हुआ है क्योंकि इसकी डायरेक्शन सी है। ठीक है, लो भाई, क्या कह रहा है ये? अ फ्रीली सपोर्टेड बीम ए बी, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी जिसका स्पैन है 4 मीटर। ठीक, इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द फुल स्पैन एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ 2 किलो न्यूटन मीटर एट सपोर्ट ए। ठीक, द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन सी। ये इसमें देखो, ये भी ऐसे दिखा रखा है जैसे कोई बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ हो। ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये पूछ रहा है कि भाई सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना जनरेट होगा। ठीक है, इसे कैसे करोगे? कर लोगे इस क्वेश्चन को? क्यों भाई अजय? देखो इसकी मैं रिएक्शन निकाल देता हूँ, फिर हम फिर तुम इसकी आगे बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना। देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहली बात, इनको इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक तो यूडीएल में बांट लेते हैं और एक इस मोमेंट पे बांट लेते हैं। यूडीएल अभी फिलहाल के लिए ये सोचो कि ये कुछ है ही नहीं। ठीक, तो यूडीएल की वजह से दो रिएक्शन आएगी। टोटल यूडीएल कितना है? 1 किलो न्यूटन इंटू 4। 4 किलो न्यूटन का टोटल लोड ऊपर से लग रहा है, तो 2 किलो न्यूटन की रिएक्शन ये आ जाएगी और 2 किलो न्यूटन की रिएक्शन ये आ जाएगी। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आप ऐसे कर सकते हो। अब बात आती है, अब ये आ गया हमारा ये। अब आप ये भूल जाओ कि कोई यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, अब आप बस ये सोचो कि 2 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लगा हुआ है। ये बीम को किस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है?
ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो रिएक्शन किस तरह से लगेगी? रिएक्शन उल्टा घुमाएगी। ठीक, तो उल्टा किस तरह से घूम सकती है बीम? ऐसे। ठीक है, उल्टा तभी तो घूमेगी। अब इसकी वैल्यू की बात आती है, वैल्यू सिंपल होती है m/l। m कितना है? 2 बटे l कितना है? 4। 2/4 कितना होता है? 0.5। तो 0.5 कर लो, 0.5 इधर हो गया और 0.5 इधर हो गया। 2 में से 0.5 घटाओ तो कितना होता है? मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका। और ये जो रिएक्शन है ये हो जाएगी 2.5, और ये जो रिएक्शन है ये हो जाएगी हमारी 2 ऊपर की तरफ, 0.5 नीचे की तरफ, ये हो जाएगी 1.5। 1 बस हो गया काम, बात खत्म। 2.5 ऊपर की तरफ, 1.5। मेरे हिसाब से यहीं पे बात खत्म हो जाती है। क्यों? क्यों भैया जय सिंह? आगे बात समझ में? आप सी पर आपको क्या निकालना है? मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना, वो आप निकाल लोगे। इसके कारण WL²/2। यहाँ से मत कोशिश करना, यहाँ से निकालोगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। या आप अगर यहाँ से निकालना चाहते हो, यहाँ से भी निकालो, इधर से भी निकालो और इधर से भी निकालो। इधर से निकालोगे तो आसान पड़ेगा, इधर से निकालोगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो गया। Simply supported beam है AB subjected to concentrated load C at the center. The area of the shear force diagram from A to C will give bending moment load। ये तो सिंपल है, देखो। Simply supported beam है AB, जिस पर concentrated load लगा हुआ है C पर। मेरे हिसाब से ये आप कर लोगे क्वेश्चन। ए ये, बी ये, सी पर कंसंट्रेटेड लोड। द सेंटर ऑफ द स्पैन, द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम फ्रॉम A to C। अगर आप शियर फोर्स डायग्राम इसका कैसा रहेगा? शियर फोर्स डायग्राम आएगा इसका इस तरीके से, यू यू यू, ऐसा होता है। तो एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम फ्रॉम A to C, इसका एरिया पूछता है भाई। एयर एरिया किसके बराबर होता है? लोड के बराबर होता है। लोड एट, बात खत्म। अगला चलो। ये क्या है? अच्छा, इसने ये दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया हुआ है। सॉरी, शियर फोर्स डायग्राम इज एज शोन इन द फिगर। शियर फोर्स डायग्राम ये दिया हुआ है, तो लोडिंग डायग्राम आपको निकालना है। मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके का हिसाब किताब नहीं दिया हुआ क्या इन्होंने? हम्म, चलो देखते हैं कि भैया जय कर सकते हो अब इस क्वेश्चन को। हो जाएगा, इसे ट्राई करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखो शेयर फोर्स डायग्राम से, अब देखो 12 किलो न्यूटन है तो 12 यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये 12 है, 12 से 2 जा रहा है तो मतलब 10, 10 का लोड लगेगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ये बात ठीक है। फिर देखो 10 किलो न्यूटन मीटर है, तो मतलब 10 चौक 40। ठीक है, तो इन दोनों का फर्क कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। ये बात भी ठीक लग रही है। फिर 12 का ये, 12 का ये, तो यार मुझे तो यही ठीक लग रहा है। लेकिन एक चीज ये तो हम चेक कर लें कि क्या ये रिएक्शन 12 आ रही हैं? जैसे 10 ये है, 10 और 10, 10 और 40, 60, 60 और 12, 72। ठीक है, तो इसमें मुझे लग रहा है ये चीज भी, देखो ना 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 ना, वैसे ठीक है यार, मेरे हिसाब से हो जाएगा। देखो ये तो बी ऑप्शन तो यही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो आ रही है, यहाँ पे 10 का दिखाई नहीं रखा है ना। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर भी कोई आपने अचानक से लोड में वेरिएशन, देखो ऐसे देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शेयर फोर्स में तुरंत परिवर्तन कितने का आ रहा है? 10 का परिवर्तन आ रहा है। मतलब शेयर फोर्स आपकी घट रही है। मतलब जो बी पॉइंट है वहां पर एक पॉइंट लोड होना चाहिए या कोई रिएक्शन होनी चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें बस थोड़ा ये देखना रहेगा। देखो 12 किलो न्यूटन इन्होंने नीचे दिखा रखा है। नीचे दिखाने का मतलब ये है कि ये जितनी भी शेयर फोर्स है, ये सारी की सारी जुड़ती चली जाएगी। ठीक है बेटा, मतलब अगर मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं ना, तो ऐसे बनेगा। ये होता है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, तो ये नेगेटिव में चलेगा। ये 12 हो गया,
ये 12 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट चला, फिर 10 और जुड़ गया, फिर उसके बाद ऐसे, फिर इस तरीके का आएगा। तो इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, एक बार खुद भी करना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कॉलम। इस कॉलम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा? देखो, कुछ चीजें हमारी पक्की हैं कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ डेवलप होगा। देखो, बी पॉइंट पर तो बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। ठीक, तो इन्होंने सभी ऑप्शंस में बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जीरो कहा है। दूसरा, यार मुझे लग रहा है तो इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितनी रिएक्शन आएगी? यहाँ एक रिएक्शन आएगी। क्यों भाई अजय? यहाँ पर कितनी रिएक्शन आएगी? एक रिएक्शन यहाँ पर आएगी, एक रिएक्शन ये आएगी और एक मोमेंट आएगा। अब कोई वर्टिकल डायरेक्शन में लोड नहीं है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ, इसको। ये वाली जो रिएक्शन है इसको मैं हटा सकता हूँ। ये वाली रिएक्शन हो जाएगी जीरो। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर। ये है हिंज पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। ठीक, तो ये रिएक्शन इसको मैं बोल देता हूँ वी। ठीक, तो हिंज पर मैं बेंडिंग मोमेंट जीरो करता हूँ, देखो कैसे होगा। वी ए, ये हो जाएगा वी ए इंटू एल माइनस पी इंटू एल बाई टू बराबर जीरो। तो वी ए हो गया पी एल बाई टू, तो वी ए की जगह मैं लिख दूंगा पी एल बाई टू। ठीक है बेटा, ये बात आ गई समझ में? इसको अगर आप उल्टा कर लोगे ना, इस तरीके से अगर बना लोगे ऐसे, तो ये और आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लो। ठीक है, बस इसमें सिर्फ एक खास बात ये है कि हिंज पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। ठीक, दूसरा, ये पी एल बाई टू हो गया, तो ये भी आपका पी एल बाई टू हो जाएगा। पी एल बाई टू क्यों होना चाहिए? पी बाई टू होना चाहिए ना। मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी, ये एल नहीं आया। इसको वहीं लेके चलता हूँ, इसको ना इधर लेके चलते हैं। ये रोटेट नहीं होता। चलो मैं दोबारा से रिएक्शन दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये जाएगा ऐसे, एक रिएक्शन आएगी यहाँ, एक रिएक्शन आएगी यहाँ, एक रिएक्शन आएगी यहाँ। इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ रिएक्शन एट ए। इसको मैं बोल देता हूँ रिएक्शन एट सी। इसको मैं बोलता हूँ मोमेंट एट सी। इसको मैं बोल देता हूँ रिएक्शन, ये तो हमारा जीरो है, इसको मैं जीरो ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बेंडिंग मोमेंट जीरो कर रहा था, आर ए इंटू एल माइनस पी इंटू एल बाई टू बराबर जीरो। तो आर ए हो गया हमारा पी बाई टू। तो आर ए बराबर पी बाई टू हमारा हो गया। तो ये दोनों आपके बराबर होंगे। आर ए प्लस आर सी किसके बराबर है? पी के। तो यहाँ से आर सी हो गया आपका पी बाई टू, ये भी आपका किसके बराबर हो गया? पी बाई टू के बराबर। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब देख लो, सब कुछ निकल जाएगा अब। ये पी बाई टू है, ये पी बाई टू है, दो ही चीजें हमारी निकल गई। ये हमारा आ रहा है पी बाई टू, देखो।
ये हमारी रिएक्शन आ रही है P/2, यहाँ पर हमारी रिएक्शन आ रही है P/2। अब बात आती है मोमेंट की, मोमेंट भी निकाल लो। यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? ये मोमेंट होगा आपका, इधर से निकालते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, P/2 इंटू डिस्टेंस कितना है LA 2LA माइनस P इंटू L/2 ये LA, तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू L। बस ये कर दो तो ये हो जाएगा आपका M इज इक्वल टू माइनस के P/2, L माइनस माइनस के P/2 आ जाएगा, PL/2। ठीक, अब या तो इसका आंसर ये होना चाहिए या इसका आंसर ये होना चाहिए। PL/2 दोनों इसमें दिया हुआ है। अब बात आती है यहाँ की, PL/2 होगा या PL/4 होगा। देखो P/2 ये है और L/2 ये डिस्टेंस है, तो PL/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। सिंपली सपोर्टेड बीम शो बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। देखो 4 किलो न्यूटन का ये लगा हुआ है, 4 किलो न्यूटन का ये लगा हुआ है। ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं इसमें, रिएक्शन निकालते हैं। पहले हम ये मान के निकालते हैं कि ये मोमेंट नहीं है। ठीक, तो 2 किलो न्यूटन की रिएक्शन ये आ गई और 2 किलो न्यूटन की रिएक्शन ये आ गई। ठीक है बेटा, अब हम क्या मानेंगे? अब हम ये मानेंगे कि अब ये कोई लोड नहीं है, सिर्फ ये दोनों लगे हुए हैं। अब एक बात बताओ, 4 किलो न्यूटन आपका एंटी क्लॉकवाइज लगा हुआ है, 4 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज लगा हुआ है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इनकी वजह से कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो बस यही हमारी रिएक्शन आ गई। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। देखो सी पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम इधर से चलते हैं। ठीक, तो 2 किलो न्यूटन ये 2 गुणा 2, इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई? ये बीम को इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, माइनस 4 किलो न्यूटन ये बीम को इस तरह से घुमाने की, 0 हो गया, बात खत्म। ठीक है बेटा, शेयर स्पैन कौन सा होता है? शेयर स्पैन वो स्पैन होता है जहां पर शेयर फोर्स कांस्टेंट होती है। ठीक, शेयर फोर्स कांस्टेंट रहेगी। इस तो 3.37 का एक बार देख लेते हैं आंसर। 3.37। ठीक है, देखो डिफाइन एज जोन वेयर शेयर फोर्स इज कांस्टेंट इज जैसे ये और ये, यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर स्पैन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरा शेयर स्पैन है। ठीक है, तो 3.37 हो गया। Beam of uniform flexibility supports that set of the load as shown in the figure. What is the value W of the magnitude of the bending moment? इसको हम देख लेंगे। Beam of uniform flexibility set of load इतना, if what is the value of load W if the magnitude of bending moment at mid span at the support? ये आप कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है बेटा अजय, तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद करना ट्राई, और कहीं पे कोई डाउट हो मेरे से पूछना। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक टॉपिक में कल मैं ये पढ़ा सकता हूँ, एसएससी में काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस चीज से, बाउंड्री लेयर थ्योरी वाला, फ्लूइड मैकेनिक्स का है, बाउंड्री लेयर थ्योरी है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक स्टूडेंट मेरे से कह रहा है डिस्कस करने के लिए, तो बाउंड्री लेयर थ्योरी का हम कल एक लेक्चर रख सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद हम अपना ये स्टार्ट हो ही जाएगा, ये हमारा हो गया है। फिर इसके बाद हम सीधे अब नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं कल को। ठीक है बेटा, बाय बाय बाय। आ रहा हूँ।